अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, बस उसमें एक आखिरी काम हमें करना रह गया, तो उसको करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में बेटा जो आखिरी काम हमने करना है वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ें, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, उसके टेम्परेचर पे क्या असर पड़ रहा है, वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे या सिस्टम वर्क कर रहा है, सराउंडिंग पे क्या असरात आ रहे हैं, मतलब ये सारी बातें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सही है, मतलब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है तो उससे टोटल जितने इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे जुड़ी जितनी बातें हैं, जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा सबसे पहले तो कुछ प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। सबसे पहला आपका आइसोकोरिक होता है, दूसरा आइसोबैरिक होता है, तीसरा आइसोथर्मल होता है, चौथा एडियाबैटिक होता है। तो ये चार तरह के बेटा थर्मोडायनामिक के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। आइसोकोरिक जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हो, आइसोबैरिक जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हो, आइसोथर्मल जिसमें कांस्टेंट क्या हो बेटा टेम्परेचर, और एडियाबैटिक जिसमें नो फ्लो ऑफ हीट हो। सही है, कांस्टेंट हीट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा। हीट सिस्टम से सराउंडिंग पे या सराउंडिंग से सिस्टम पे मूव करती है। हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम की हीट इतनी है। हाँ, ये कहते हैं सिस्टम से हीट इतनी निकल रही है, सिस्टम में हीट इतनी आ रही है। तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर तो सिस्टम की प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे सिस्टम का वॉल्यूम इतना है, अगर वो फिक्स है तो आइसोकोरिक। सिस्टम का प्रेशर इतना है, अगर वो फिक्स है तो आइसोबैरिक। सिस्टम का टेम्परेचर इतना है, अगर वो फिक्स है तो आइसोथर्मल। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिस्टम की हीट इतनी है वो फिक्स है तो एडियाबैटिक। सिस्टम में से हीट इतनी निकल रही है, सिस्टम में से हीट इतनी आ रही है, और अगर वो फ्लो नहीं हो रहा तो एडियाबैटिक या आइसोलेटेड। सही है। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट नहीं बोलते इसको, समझने की हद तक सही है। बोलते ही हुए जिसमें हीट का फ्लो ना हो, ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आए ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, यानी हीट कांस्टेंट है, ऐसा बोलते नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वो एडियाबैटिक होता है। सही, जिसमें हीट का फ्लो ना हो, हीट का ट्रांसफ़र ना हो। इसके बाद आपके थर्मोडायनामिक लॉज हैं कुछ,
पहला जीरोथ लॉ है, फिर बेटा आपका फर्स्ट लॉ है, फिर बेटा आपका सेकंड लॉ है, और सबसे लास्ट में आपका थर्ड लॉ। टोटल थर्मोडायनेमिक्स से जुड़े ये 4 लॉज हैं, जिसमें से जीरोथ लॉ बिल्कुल बेसिक है, इतना बेसिक है कि वो हमारे कोर्स का भी हिस्सा नहीं है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, अच्छा सेकंड लॉ भी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, सेकेंड ईयर फिजिक्स में। केमिस्ट्री में सिर्फ फर्स्ट लॉ है, यानी जो मेन लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, यानी आपसे कह सकता है कि थर्मोडायनेमिक्स का मेन लॉ या थर्मोडायनेमिक जिस पे इन्हिसार कर रही है वो कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। और थर्ड लॉ भी ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स में कहीं भी शामिल नहीं, आपके इंटर के कोर्स में थर्ड लॉ नहीं है, आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पे कह लो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ना है, सेकंड लॉ भी नहीं पढ़ना, फिजिक्स में है वो या केमिस्ट्री के पोर्शन में आपके पास नहीं है। अच्छा 0 1 2 3 नाम क्यों दिए भाई? 1 2 3 4 दे देते, वो इसलिए कि पहले फर्स्ट लॉ आ गया, सेकंड लॉ आ गया, फिर जीरोथ लॉ आया, और पता चला कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक लॉ है, इसको थर्ड लॉ नहीं कहते, इसको फर्स्ट होना चाहिए। तो अब इसको फर्स्ट बोले, फर्स्ट को सेकंड करें, सेकंड को थर्ड करें, हर बुक में मुश्किल काम है, तो उसको जीरोथ बना दिया, जीरोथ लॉ। वो लॉ क्या था कि जब भी बॉडी, काफ़ी सारी बॉडीज़ एक ही इन्वायरमेंट में रखी हों तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे होती हैं, सही है। जैसे जिस कमरे में आप मौजूद हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं अपने इर्द गिर्द, बेड है, पंखा है, सोफ़ा है, अलमारी है, कुर्सी है, फलाना है, धमाका है, सब एक ही कमरे में, सबका टेम्परेचर सेम होगा। कमरे में गर्म चाय का कप ला के रख दूँ, थोड़ी देर बाद आऊँ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका होगा। एक ही इन्वायरमेंट में रखी गई जितनी भी चीज़ें वो सब थर्मल इक्विलिब्रियम पे होती हैं। तो ये बेसिक लॉ हो गया ना थर्मोडायनेमिक का, कि जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उनमें हीट का फ्लो होगा, और हीट का फ्लो उस वक्त तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो साइंटिस्ट ने कहा ये बेसिक लॉ, ये सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन पहले फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दे चुके थे, तो फिर उसको जीरोथ लॉ बोल दिया, ठीक है। तो खैर हमने पढ़ना है बेटा फर्स्ट लॉ, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया किसने था? सबसे पहले तो साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्महोल्ट्ज नामी साइंटिस्ट ने दिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्महोल्ट्ज नामी साइंटिस्ट ने दिया था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि बेटा सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल जो एनर्जी है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। अगर सिस्टम से एनर्जी निकल रही है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही होगी, मगर वो एनर्जी सिस्टम से निकल के कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टोटल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही होगी, मगर वो एनर्जी सिस्टम को कहाँ से मिल रही है?
सराउंडिंग से, तो टोटल एनर्जी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? सराउंडिंग की कम हो जाएगी? नहीं। तो सिस्टम की और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कंजर्व है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात एमसीक्यूज में आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बेटा यही कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये भी वही बात कह रहा है कि टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मगर टोटल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन अनदर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते थे कि अगर हम Q यानी सिस्टम को हीट दें, थर्मोडायनेमिक में सिस्टम से मुराद होता है गैस। एक गैस है, गैस कहाँ रखी होगी? सिलेंडर में, और उस पर मूव करने वाला पिस्टन लगा होगा, ऊपर से फोर्स लगाए नीचे आ जाए, नीचे से फोर्स लगाए ऊपर चला जाए। अब सोचो ऐसे सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो इंटरनल एनर्जी ई बढ़ रही है, मतलब उसमें चेंज आ रहा है, तो डेल्टा। तो हीट देने पे बेटा सबसे पहला काम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और दूसरा, जब ज़्यादा एनर्जी से मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा, फोर्स लगी, डिस्टेंस कवर हुआ, उसको बोलते हैं वर्क। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है कि जब भी आप सिस्टम को हीट दोगे तो वो दो काम कराएगी, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी और दूसरा कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी। तो डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू की आप डेरिवेशन करते हो, अब जाहिर है वो डेरिवेशन हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, तो वो बराबर आ जाता है पी डेल्टा वी के। तो बस ये याद रखना कि डब्ल्यू किसके बराबर आ जाता है? पी डेल्टा वी के। तो ये दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसकी दो प्रोसेस हमारे कोर्स में शामिल हैं। वैसे तो इसके 4 प्रोसेस होते हैं, मगर हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आइसोकोरिक यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और आइसोबैरिक यानी कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये दो हमारे कोर्स में शामिल है। आइसोकोरिक जिसमें मैंने बताया बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? 0 हो। तो अब बेटा अगर आप यहाँ पे अप्लाई करो, डेल्टा वी की जगह पे 0 डालो, तो क्या होगा? P 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0, डेल्टा ई में 0 ऐड करेंगे तो आपका क्यू वी आपका क्यू वी बराबर आ जाएगा किसके बेटा? डेल्टा ई के। तो ये बात एमसीक्यूज में पूछी जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो क्या करती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाती है, डेल्टा ई के बराबर होती है। सही है। जब भी आप सिस्टम को
हीट दोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगी, डेल्टा ई के बराबर होगी, वर्क कुछ भी नहीं होगा। लॉजिकली भी सोचो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब पिस्टन फिक्स है, ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा, तो जितनी भी फोर्स लगेगी डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, उसका मतलब वर्क नहीं हो रहा। मैथमेटिकली देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब डेल्टा वी ज़ीरो है, तो प्रेशर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो, तो क्यू वी बराबर आ गया सिर्फ और सिर्फ किसके बेटा, डेल्टा ई के। आइसोबैरिक बेटा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा पी ज़ीरो हो, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बेटा प्रेशर ज़ीरो है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा पी ज़ीरो है। सही है, यहाँ भी वी ज़ीरो नहीं है, डेल्टा वी ज़ीरो है, इसका मतलब वी की कुछ ना कुछ वैल्यू है। अब आप फॉर्मूले में देखो बेटा, पी आ रहा है, डेल्टा पी आ रहा है, पी आ रहा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम था, डेल्टा वी को ज़ीरो कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर है तो पी को ज़ीरो कर देते हैं। नहीं, कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा पी ज़ीरो होगा, मगर फॉर्मूले में बेटा खाली पी आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे बेटा क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, पूरे के बराबर हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और पिछली क्लासेस में बेटा आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के, तो क्यू पी बराबर हो गया डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की डेफिनेशन याद करो, एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन क्या थी, डेल्टा एच की डेफिनेशन, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वो डेफिनेशन भी तुम लोग को क्लियर हो गई होगी कि एंथैल्पी और हीट में क्या फ़र्क होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डेल्टा एच के बराबर होती है। भाई जिस तरह क्यू वी डेल्टा ई के बराबर आया, क्यू पी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर आता, साइंटिस्ट ने कहा जिस तरह ये एक चीज़ के बराबर है ये भी एक चीज़ के बराबर होना चाहिए, तो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई साइंटिस्ट ने डेल्टा एच के नाम से, एंथैल्पी चेंज के नाम से, और कह दिया कि उसके बराबर होता है। तो उसके बाद से एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन बन गई कि किसी भी सिस्टम पे या किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे आप जितनी हीट दे रहे हो या जितनी हीट उसमें से रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच। आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है क्या, आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकता है कि भाई डेल्टा एच और डेल्टा ई, या पहले इसको यूं कर लो, क्यू पी और क्यू वी में क्या रिलेशन होगा, दोनों बराबर होंगे, क्यू पी बड़ा होगा या क्यू वी बड़ा होगा। तो देखो बेटा सॉरी, क्यू वी डेल्टा ई के बराबर है, क्यू पी डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर है। जैसे मिसाल दे रहा हूं, मान लो डेल्टा ई 10 किलो जूल से मिसाल दे रहा हूं, तो क्यू वी 10 हो गया, उसमें 10 में कुछ ऐड कर रहे हैं, वो 1 ही क्यों ना हो, 2 ही क्यों ना हो, 3 क्यों ना हो, तो 10 से बड़ा आएगा आंसर। क्यू वी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ई के बराबर है, और उसमें डेल्टा ई में पी डेल्टा वी ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा मान लो डेल्टा ई की वैल्यू 10 है, पी डेल्टा वी की वैल्यू मान लो चलो 5 है, तो इसका आंसर 10 आएगा, उसका आंसर 10 + 5 15 आएगा। तो इसका मतलब किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली क्यू पी की। क्यू पी दो चीज़ों के सम के बराबर है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, जबकि क्यू वी सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ई के बराबर है। क्यू वी में सिर्फ एक काम हो रहा है, क्यू पी में दो काम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दो काम कराने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। मैं एक बंदा रखता हूँ, उससे एक काम करा रहा हूँ, दूसरा रखता हूँ, उससे दो काम करा रहा हूँ, तो इससे दो काम करा रहा हूँ, उसको ज़्यादा पैसे दूंगा ना। तो क्यू पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू वी, और क्योंकि क्यू पी डेल्टा एच के बराबर है, क्यू वी डेल्टा ई के बराबर है, तो इसका मतलब डेल्टा एच भी डेल्टा ई से हमेशा बड़ा होगा।
आपसे सवाल कर देता है कि भाई डेल्टा एच तकरीबन डेल्टा ई के बराबर कब होता है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, जितना भी प्रेशर आप अप्लाई कर लो उनके मॉलिक्यूल्स पहले से ही करीब है, तो उनके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, ना वॉल्यूम उनका बढ़ता है ना वॉल्यूम उनका कम होता है, फिक्स रहता है, मतलब उनमें डेल्टा वी ज़ीरो है। या चेंज आता है तो बहुत मामूली से आता है, जब भी मैंने तकरीबन बराबर बोला है। तो आपसे अक्सर ये सवाल पूछता है, एनईडी में ये सवाल आया हुआ है, डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर कब होता है, गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, तो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। अच्छा, तो बात कर लेते हैं इसके सवालात की। इसके सवालात में बेटा फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा कि Q बराबर है डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, या Q बराबर है डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। ध्यान आपने किस चीज़ का रखना है, साइन का। क्या Q पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, यानी सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करे। और नेगेटिव कब होगा, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी सिस्टम हीट को रिलीज करेगा। ये तो हम शुरू में ही देख चुके हैं। W भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। पॉजिटिव उस वक्त होगा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और नेगेटिव उस वक्त होगा जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है। इसी तरह डेल्टा ई बेटा आपका पॉजिटिव उस वक्त होगा जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, और नेगेटिव उस वक्त होगा बेटा जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। चाहिए तो ये साइन आप लोग इसको याद रखना। तो एक सवाल भी देख लेते हैं, जैसे a system absorbs 848 joules of heat while 394 joules of work is done on the system. Calculate the change in internal energy of a system. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालो। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर है डेल्टा E प्लस डब्ल्यू के। इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है, यानी बेटा आपको डेल्टा E निकालना है।
डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू आपको दिया हुआ है बेटा 848, सवाल ये है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिस्टम एब्जॉर्ब की स्पेलिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन ये एब्जॉर्ब ही है। सिस्टम एब्जॉर्ब 848 जूल्स ऑफ हीट, इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्यू को आप पॉजिटिव लोगे, तो 848 प्लस का हो गया, माइनस फॉर्मूले का आ गया। वर्क की वैल्यू 394, सवाल ये है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। इज डन ऑन द सिस्टम, तो बेटा इसको लेंगे नेगेटिव, तो -394। डेल्टा ई आपका ऐसे ही रहा, 848 आपका ऐसे ही रहा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो उसको ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 1242। और जो बाकी दो चीज़ों का यूनिट गिवन है, तीसरी चीज़ का भी वही हो जाएगा डायमेंशनली, क्योंकि आपकी इक्वेशन करेक्ट होगी। दोनों को ऐड कर रहे हैं या सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यूनिट पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो अगर दोनों का यूनिट जूल्स है तो तीसरी चीज़ का यूनिट भी जूल्स लिख दोगे, अगर दोनों का कैलोरीज है तो तीसरी चीज़ का भी बेटा कैलोरीज लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक का हमने एक सवाल भी देख लिया। तो इसी के साथ बेटा थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन और थर्मोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।